नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी। भड़की भाजपा ने खड़गे के बयान को बताया जनता का अपमान, कहा मांगे माफी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। तेईस अप्रैल के लिए थम गया प्रचार अभियान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए भाजपा के दिग्गज नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार, तो टीएमसी और कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में भी नेताओं ने किया जोरदार प्रचार। महिलाओं के हक की लड़ाई होती जा रही तेज। विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक भाजपा ने निकाली जन आक्रोश महिला पद यात्रा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी और गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत सभी एनडीए नेताओं ने कहा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य। पर्याप्त घरेलू गैस उपलब्ध। कमर्शियल गैस की आपूर्ति हुई 70%। अगले दौर की शांति वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। ईरान के हिस्सा लेने की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। ईरान की धमकी, अगर फिर हुई जंग तो तेहरान रण क्षेत्र में नए पत्ते खोलने को तैयार। और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का दमदार प्रदर्शन। 10 मीटर एयर पिस्टल में शिवा नरवाल ने जीता स्वर्ण। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में पनाह भुगरा ने रजत पदक किया अपने नाम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। तमिलनाडु चुनाव के चरम तक पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईएडीएमके के भाजपा के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी। आइए सुनाते हैं क्या कहा। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों को बेइज्जती करने वाला बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की। They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters. I strongly condemn it. They should apologize to the nation.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। अपने बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी मर्यादाओं को पार कर दिया। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक संदेश लिखा। अपने संदेश में गृह मंत्री ने लिखा, कांग्रेस हर दिन अपने आचरण में नए निचले स्तर पर पहुंच रही है और सार्वजनिक चर्चा के स्तर को गिराने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक आचरण के सभी मानकों का उल्लंघन करते हुए भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहकर देश को शर्मिंदा किया है। देश के सर्वोच्च नेता का यह अपमान उन लाखों लोगों का अपमान है जो मोदी जी से प्रेम करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। पिछले 12 वर्षों में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने वाले मोदी जी जैसे नेता को आतंकवादी कहना अत्यंत निंदनीय है। जब भी कांग्रेस मोदी जी पर अपशब्दों का प्रयोग करती है तो भारत की जनता ही उन्हें जवाब देती है। इस बार भी जनता ही जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर शिकायत दर्ज कराई है। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ एक कड़ी शिकायत दर्ज की है क्योंकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहकर अत्यंत आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी की है। यह केवल एक अपमानजनक बयान नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक खतरनाक और अभूतपूर्व हमला है। यह आचरण स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे गैर जिम्मेदार और अस्वीकार्य बयान के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने की निंदा करते हुए इसे देश के लोगों का अपमान बताया। नितिन नवीन ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति की पराकाष्ठा है। यह केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का भी अनादर है जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना विश्वास व्यक्त किया है। जब जब कांग्रेस विकास और तथ्यों के प्रश्नों पर घिरती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके शागिर्द मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जब देश की नारी शक्ति कांग्रेस से अपने अधिकारों का हिसाब मांग रही है तब इस तरह के स्तरहीन बयान सामने आना उसकी हताशा को दर्शाता है। ऐसे बयान के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब जब राहुल गांधी और उनके कुनबे ने शब्दों की मर्यादा को लांघी है, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। इस बार भी देश की जनता जवाब अवश्य देगी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी आरएसएस वालों को जहरीला सांप बोलकर मारने की हिदायत दी थी मुसलमानों को। इससे पहले उन्होंने सनातन के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मोदी जी को रावण बोला है। 150 से अधिक गालियां कांग्रेस वालों ने मोदी जी को दी है। मरने मारने की कामना की है। कब्र खुदेगी मोदी की। गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनकी माता जी को गाली, जाति समाज को गाली। तो किसी प्रकार से मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है। प्रचार के अंतिम दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। 23 अप्रैल को राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इस बार 4023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के सियासी समर का शोर अब थम गया है। 23 अप्रैल को प्रदेश में एक चरण में 234 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने विल्ली वक्कम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, तो उनके बेटे और चेपॉक तिरुवल्लीकेनी विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक ट्रिप्लिकेन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु चुनाव के चरम तक पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की और भाषा की मर्यादा लांघ दी। वहीं भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए राज्य में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने एमके स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति विभाजनकारी है। चेन्नई टीवी के प्रमुख विजय ने डीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक दुश्मन डीएमके है तो वहीं वैचारिक दुश्मन बीजेपी है। वहीं एनडीए का प्रचार करने पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं के लिए फैसला लेने का ये सही समय है। अगर वे चूके तो 5 साल गवा देंगे। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार और विकास चाहिए तो एनडीए को वोट दें। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन के सामने अपना द्रविड़ किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता वापसी की राह तलाश रहा है। हालांकि अभिनेता विजय की नई पार्टी ने चुनावी समीकरणों को उलझा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम और भी ज्यादा आक्रामक रूप ले चुका है। भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां, तीखे बयान और जमीनी स्तर पर जबरदस्त सक्रियता ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल आरएन रवि ने चुनावी हिंसा के मद्देनजर लोक भवन में एक 24/7 यानी कि 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के नेता जनता को लुभाने में जी जान से जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर किया जमकर प्रहार। पश्चिम वर्धमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद गरीबों की योजना बंद होने का झूठ फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर गरीबों के लिए नई योजना चलाई जाएगी और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में रोड शो किया। वहीं इस विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसकी सरकार बनेगी। वहीं उत्तर 24 परगना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के लिए प्रचार किया। सचिन पायलट ने कहा कि पहली बार कांग्रेस पूरे राज्य में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले की घटना सामने आई है, जो बंगाल में मतदान से पहले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते मामलों का हिस्सा है।
जानकारी के अनुसार दांतन में भाजपा उम्मीदवार अजीत कुमार जाना की बाइक रैली के दौरान उन पर और उनके समर्थकों पर टीएमसी के लोगों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि भाजपा उम्मीदवार अजीत जाना का एक हाथ टूटने की भी खबर है। चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले चुनावी सीटों पर यह नियम लागू हो गया है, जिसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक रहेगी, जबकि दिन में भी बाइक पर पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बाइक के इस्तेमाल पर भी आयोग ने रोक लगाई है। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल और पारिवारिक कारणों के लिए इसमें छूट दी गई है। मतदान वाले दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्य को बैठाकर वोट डालने जाने की इजाजत होगी। आयोग का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य डराने, धमकाने और वोटरों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे। एक तरफ मां, माटी, मानुष का नारा है, तो दूसरी तरफ सोनार बांग्ला और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प। हालांकि जनता को कौन सा मुद्दा भाता है, ये 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कुणाल घोष के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में भाजपा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी गई है। भाजपा का आरोप है कि कुणाल घोष ने पार्टी के लेटरहेड का गलत इस्तेमाल कर एक नेता के खिलाफ झूठा प्रचार किया। एफआईआर भाजपा की शशि अग्निहोत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। उनके वंशवाद से प्रेरित नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया है। राहुल गांधी को भारत के जनादेश पर किए गए इस शर्मनाक हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें जनादेश 2026। चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक कार्यक्रम 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 34 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। प्रतिनिधि 22 से 23 अप्रैल तक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और मतदान प्रक्रिया को करीब से देखेंगे। कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षकों को ईवीएम की जानकारी दी गई और उन्हें मॉक पोल में शामिल कराया गया। साथ ही वो डिस्पैच सेंटर, कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। ये कार्यक्रम भारत की चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और मजबूती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित न होने देने पर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। महिलाओं के हक की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक भाजपा ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत सभी एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महिला आरक्षण को लेकर देश की सियासत अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। सड़कों पर नारी शक्ति का उबाल है और राजनीति के केंद्र में है आधी आबादी का हक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिलचिलाती गर्मी की परवाह न करते हुए सड़कों पर उमड़ा नारी शक्ति का सैलाब। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित न होने पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी।
हाथों में तख्तियां, जुबा पर नारों के साथ अपने अधिकारों की मांग। देश की सियासत में आधी आबादी की आवाज अब एक ऐसी लहर बन चुकी है जिसे रोकना नामुमकिन है। लखनऊ से लेकर गोवा तक सड़कों पर महिलाओं का हुजूम है और निशाने पर है विपक्षी गठबंधन। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ। और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें आज गवाह बनी उस आक्रोश की जो अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप भी इन महिलाओं के इरादों को डिगा नहीं सकी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल की राह में रोड़े अटकाने वालों के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए हल्ला बोल दिया है। इस पदयात्रा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पदयात्रा में शामिल हुए। इन सब ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नारी शक्ति बंधन के प्रति कांग्रेस और सपा और उसके सारे सहयोगी दलों का जो रवैया था, आज पूरे देश की महिलाओं में काफी आक्रोश है। आज उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं ने आक्रोश प्रदर्शित किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में इनको दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर के पूरे देश में महिलाओं में गुस्सा है कि जब वोट लेना होता तो हमारे पास आते हैं आधी आबादी के पास, और आधी आबादी के जब हिस्से की बात आती है तो ये हमारा विरोध करते हैं। विपक्ष के विरोध में उठी ये गूंज सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। बीजेपी की गोवा इकाई की महिला कार्यकर्ताओं ने भी मार्च निकाला। गोवा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुवर्णा तेंदुलकर के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय तक मार्च किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष को घेरा तो महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर उनके पास इससे बेहतर कोई फार्मूला है तो उसे सामने रखें। What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated, DMK has to tell, what is your victory? You betrayed the women. नारी शक्ति का हक उनको पंचायत टू पार्लियामेंट जो मिलने वाला था वो नहीं दिया, इसीलिए आज उस कांग्रेस को निषेध करने के लिए, इंडिया अलायंस का निषेध करने के लिए पूरी नारी शक्ति यहाँ पे आई है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में उनके राइट के लिए, हक के लिए दे आर फाइटिंग, सो उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं को आरक्षण देना, उनका हक नकारना और इसके पातक में शामिल उन सारे पक्ष और उनके लीडर कांग्रेस का हम निषेध करते हैं। और ये पूरे देश की महिलाएं व्यक्त हो रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, प्रत्यक्ष रूप में कि ये महिलाओं के प्रति प्रताड़ना है, उनका अपमान है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि नारी सम्मान का ये संघर्ष अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। महिला आरक्षण पर छिड़ी ये आर पार की जंग का नतीजा
क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब महिलाएं खामोश नहीं रहेंगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों की दरों को स्थिर रखने में सफलता हासिल की है। जहां देश में भरपूर मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हैं, तो वहीं कीमतें भी पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को भी स्थिर रखा है। जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। देश में जहां इस वक्त पर्याप्त घरेलू गैस उपलब्ध है, तो वहीं कमर्शियल गैस की आपूर्ति को भी 70% तक पहुंचा दिया गया है। घरों में पाइप्ड गैस के कनेक्शन भी रिकॉर्ड संख्या में पंजीकृत किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा घरों को सीधे पाइप्ड गैस से जोड़ा गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है। अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक खाड़ी देशों में भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और मौजूदा परिस्थितियों में शिपिंग लाइन और निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे संचालन सुचारू रूप से जारी है। थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में हैं वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। दुनिया भर के देशों में जहां पश्चिम एशिया की पल पल बदलती स्थिति ने ईंधन का संकट पैदा किया है, तो वहीं भारत में केंद्र सरकार की निगरानी और सही वक्त पर सही फैसलों ने स्थिति को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के राउरकेला में एक आधुनिक जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है, जहां अलग अलग जनजातियों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली को आकर्षक और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 3 मंजिला इस संग्रहालय में जनजातीय घर, पारंपरिक वेशभूषा, खान पान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह सेंटर शहर में ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे स्मार्ट गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। आज 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने सिविल सेवकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण का अहम आधार बताते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा और समावेशिता पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राष्ट्र सेवा ही विकसित भारत की नींव है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का इस्पात स्तंभ बताया था। भारत सरकार ने 2006 से इस दिन को औपचारिक रूप से मनाना शुरू किया, जो अब एक सशक्त परंपरा बन चुका है। सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का सूत्रधार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने सेवा और एकता की भावना से राष्ट्र को एकजुट किया।
इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, तब सिविल सेवकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। It is a journey of development reaching the lost mile. It is a vision of inclusive growth and development. I urge you all to continue the same level of commitment and integrity in implementing the government schemes so that the benefits truly reach those who need them the most. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने लिखा, सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे सिविल सेवक उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ अपनी सेवा जारी रखें और कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। हर साल मनाया जाने वाला ये दिवस सिविल सेवकों को जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का अवसर देता है। तेजी से बदलते समय में नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ऐसे में सिविल सेवा दिवस विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की सफल भारत यात्रा संपन्न हो चुकी है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत एट 2047 को समर्थन देते हुए कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग एक सफल यात्रा के बाद मंगलवार को भारत से रवाना हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम मिले और एक भविष्य उन्मुखी एजेंडे के साथ साझेदारी को और अधिक मजबूत आधार मिला। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी भारत में मिले सम्मान और आतिथ्य से गदगद दिखे। ली जे म्यूंग ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी भारतीय समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन यात्रा को प्रेरक बताते हुए कहा कि दोनों देशों में संभावनाएं असीम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई, भविष्य में हम राजनीति और अर्थशास्त्र के दायरे से आगे बढ़कर एक दूसरे के दृढ़ भागीदार के रूप में आगे बढ़ेंगे और मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण करेंगे। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हिंदी में धन्यवाद लिखा। इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की गई। इसमें आतिथ्य सत्कार और राजकीय भोज की झलक है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का संबोधन, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखती है। बता दें कि भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष मुलाकात की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ली जे म्यूंग का राष्ट्रीय राजधानी में भव्य स्वागत किया। इस बीच दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। सहयोग के नए क्षेत्रों में पोत निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन की मजबूती और विविधता शामिल है। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के विचार एक समान हैं। दोनों देश हरित तकनीक और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत कर युवाओं के लिए नए अवसर बनाने और 2030 तक व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ मिलकर नए भविष्य की राह खोलने में कोरिया गणराज्य परस्पर लाभकारी भागीदार बन गया है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। इस अवसर पर कोरियाई विदेश मंत्री ने भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के विकास पथ में एक मजबूत साझेदार बना रहेगा। Korea in return will remain committed to being a reliable partner for India's continued progress
and prosperity. I have no doubt that this exhibition will serve as a powerful reminder of our shared history and renewed commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा है कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति स्थिरता का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बर्लिन में जर्मन संसदीय रक्षा और सुरक्षा स्थायी समिति को संबोधित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष थॉमस रोवेकम्प और अन्य सांसदों ने उनका स्वागत किया। बैठक में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी और हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय संघ के रक्षा और रणनीतिक साझेदारी समझौते पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। उन्होंने जर्मनी की मिटेलस्टैंड कंपनी की सराहना करते हुए कहा कि भारत में भी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ये सहयोग को और गहरा बना सकता है। रक्षा मंत्री ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी केवल रणनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देशों के रूप में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये रेखांकित किया कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता को सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता बल्कि इसके असर वैश्विक है, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डालना। इस दौरान रक्षा मंत्री ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत तथा जर्मनी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को और मजबूत करने की बात की। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान में फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों, वैश्विक सुरक्षा और शैक्षणिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। रक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह का यह दौरा भारत जर्मनी के बीच सामरिक और शैक्षणिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट की कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। एडवोकेट वैभव सिंह की ओर से दायर याचिका में कोर्ट की कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के खुद को मामले से अलग करने की मांग वाली अपनी याचिका पर बहस की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। केजरीवाल और रवीश कुमार के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है और अरविंद केजरीवाल उस ड्रामा कंपनी के निदेशक हैं। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, न्याय प्रणाली केजरीवाल की सुविधा के हिसाब से नहीं चलती। कल जो ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने दिया है, जहां पर उन्होंने केजरीवाल जी की दबाव की रणनीति को खारिज करते हुए जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक नया मयार स्थापित करा है, उसका हम लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, ये बात साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत ही न्याय संगत ऑर्डर दिया, जहां पर उन्होंने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो एडवर्स रिमार्क्स थे उसको स्टे किया गया। लेकिन केजरीवाल जी ये बात भूल गए कि इस देश की न्याय प्रणाली उनकी सुविधा से नहीं चलती। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी का नारी विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता कि 33% आरक्षण स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में 2029 से ही लागू हो जाता, उसके खिलाफ वोट करा है। मीडिया के बंधुओं को याद करवाऊंगी, आम आदमी पार्टी ने एब्सटेन नहीं करा। वोटिंग चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, लाल बटन दबाकर मुखालफत करी है। ये नारी विरोधी आम आदमी पार्टी चाहती है कि महिलाओं की भूमिका केवल मतदान केंद्र तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। भारत ने समुद्री खाद्य निर्यात की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। MPEDA की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपए तक पहुंचा और इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। फ्रोजन झींगा इस प्रगति का प्रमुख चालक बना रहा, जिसने 47,973.13 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल निर्यात आय के 2/3 से अधिक है। झींगा की खेप की मात्रा 4.6% और मूल्य में 6.35% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात और में इसका दबदबा और मजबूत हुआ है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना बना रहा, जहां आयात का कुल 2.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। दूसरे सबसे बड़े निर्यात ठिकाने चीन को निर्यात मूल्य में 22.7% और मात्रा में 20.1% की बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की, जहां निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दक्षिण पूर्व एशिया में भी विशेष विस्तार हुआ, जहां मूल्य में और मात्रा में क्रमशः 36.1% और 28.2% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। जापान को निर्यात मूल्य में 6.55% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात में वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में व्याप्त अशांति के कारण 0.55% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। कई अलग अलग बाजारों में दहाई के अंकों तक की मजबूती बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पारंपरिक बाजारों में व्यापारिक चुनौतियों के बीच विविधीकरण की और स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है। उत्पादों की बात करें तो फ्रोजन मछली, स्क्विड कटल फिश, सूखे खाद्य पदार्थ और जीवित उत्पादों के निर्यात में सकारात्मक तेजी दिखी। सुरीमी मछलियों का भोजन और मछली के तेल के निर्यात में सुधार हुआ। लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में शीर्ष 5 बंदरगाहों विशाखापत्तनम, JNPT, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई का कुल निर्यात मूल्य में लगभग 64% हिस्सा रहा, जो भारत की समुद्री खाद्य निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में उनके लगातार महत्व को उजागर करता है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने 4 PM YouTube चैनल को ब्लॉक करने के मामले में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने हलफनामे में कहा कि 4 PM चैनल पर भ्रामक और गलत खबरें चलाई जा रही थी। खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक गलत नैरेटिव पढ़ने की कोशिश की गई। सरकार का आरोप है कि चैनल विदेशी हितों को बढ़ावा देने और भारत के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 4 PM ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए, पाकिस्तान से जुड़े दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया और कश्मीर, मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में भड़काऊ कंटेंट दिखाए। ये जवाब केंद्र ने 4 PM और उसके संपादक संजय शर्मा की याचिका पर दिया है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई-मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब 15,000 रुपए से अधिक के सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना और भुगतान प्रणाली में भरोसा मजबूत करना है। नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स और उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और UPI के जरिए ऑटो डेबिट सेवाएं देते हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेन देन शामिल हैं और ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। RBI के अनुसार ई-मैंडेट सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को पहले एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये मैंडेट तभी सक्रिय होगा जब सामान्य सत्यापन के साथ अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। किसी भी ई-मैंडेट के तहत पहला ट्रांजैक्शन भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच के साथ ही किया जाएगा। सुरक्षा को और मजबूत करते हुए केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए से अधिक के बड़े भुगतान जैसे बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश और क्रेडिट कार्ड बिल पर भी अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य किया है। वो तय सीमा के भीतर फिक्स्ड या बदलने वाली राशि के लिए ई-मैंडेट सेट कर सकते हैं और वेरिएबल राशि के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। हर मैंडेट की एक वैधता अवधि होगी और ग्राहक उसे कभी भी संशोधित या रद्द कर सकेंगे। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-मैंडेट सुविधा के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता और भरोसा दोनों सुनिश्चित हो सके। नई दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम में आयकर विभाग द्वारा टैक्स योर ब्रेन क्विज का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली और NCR के 80 से अधिक स्कूल के 500 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। ये क्विज प्रतियोगिता ज्ञानवर्धक
के साथ ही मनोरंजक भी थी, जिसमें सवालों की श्रृंखला में सामान्य ज्ञान के अलावा आयकर रिटर्न्स, जीएसटी, इनकम टैक्स स्लैब, ई फाइलिंग और देश के विकास में करों की भूमिका जैसे विषय शामिल थे। इस मौके पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पल्लवी अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को टैक्स के बारे में जानकारी देना है। ये हम लोग का एक ये इंटरेक्शन था कि इनकम टैक्स से लोगों को भय होता है, तो ये भय हटाना और एक समान भागीदारी, बच्चों को भी ये मालूम चले कि जो सरकार है वो उनके साथ भागीदारी और एक टीम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक विकसित भारत 2047 की ओर। तो ये एक हमारा मकसद था कि बच्चों इस एक कम उम्र में ही बच्चों के साथ जब हम लोग एंगेज करते हैं तो उन लोग को ये अपना दायित्व भी मालूम चलता है आगे चलकर। वहीं प्रतियोगिता में शामिल स्कूली बच्चों ने इस प्रतियोगिता को काफी ज्ञानवर्धक बताया। साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी मिली कि टैक्स का पैसा किन तरीकों से देश के विकास में खर्च होता है। बहुत सारी नई जानकारी मिली, पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उसको अप्लाई करेंगे फ्यूचर में तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। मुझे काफ़ी फॉर्म्स के बारे में पता चला जो कि हमें भरने चाहिए एज अ अवेयर सिटीजन, और हमें क्या क्या एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं ये भी काफ़ी कुछ पता चला मुझे आज। रेलवे 3 महीने में देश भर में 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष फेरे संचालित करेगा। इससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि उसने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष रेल सेवाओं को मंजूरी देकर ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 18,262 फेरे संचालित करेंगी। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार यह फैसला उत्पादन, भंडार और कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया। 2025-26 में गेहूं उत्पादन 1,202 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में 5 LMT और फरवरी में 30 LMT निर्यात की अनुमति दी जा चुकी थी, जिसके साथ कुल मंजूरी 50 LMT तक पहुंच गई है। रबी सीजन में बुवाई क्षेत्र बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, बाजार में तरलता बढ़ेगी और भंडारण का बेहतर प्रबंधन होगा। भारतीय नौसेना का IOS सागर पहल के तहत तैनात एक ऑफशोर पेट्रोलिंग पोत INS सुनैना आज इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। जय हिंद, ये हिंद महासागर क्षेत्र में इसके परिचालन के दौरान तीसरे बंदरगाह पर आगमन इसका था। जहाज में 16 मित्र देशों के बहुराष्ट्रीय दल सवार थे। आगमन से पहले इसने सकरे, मलक्का और सिंगापुर जलडमरू मध्य को पार किया, जो अंतर संचालनीयता और नौवहन दक्षता के उच्च मानकों को दर्शाता है। IOS सागर भारत के महासागर के दृष्टिकोण की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है और साझेदारी के माध्यम से नेतृत्व, एकता के माध्यम से शक्ति और शांति के माध्यम से प्रगति के लोकाचार को समाहित करता है। मिशन ने 16 से 29 मार्च 2026 तक भारत में अपना बंदरगाह चरण पूरा कर लिया है और वर्तमान में समुद्री चरण अप्रैल-मई 2026 में प्रगति कर रहा है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के कई मित्र देशों के बंदरगाह का भ्रमण शामिल है। IOS सागर भारत की सागर यानी क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की साझा सोच को मजबूत करता है। जकार्ता में अपने प्रवास के दौरान INS सुनैना इंडोनेशिया नौसेना के साथ पेशेवर, सामाजिक और खेल गतिविधियों में हिस्सा लेगा। यह पहल भारत की पड़ोसी पहले नीति को आगे बढ़ाते हुए एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को भी मजबूती देती है। केरलम के त्रिशूर में एक पटाखा भंडारण इकाई में हुई भीषण विस्फोट में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे वाली जगह प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम उत्सव तिरुवंबाड़ी के लिए आतिशबाजी तैयार की जा रही थी। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। धुएं के गुबार भी 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक देखे गए। फिलहाल पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले को 1 साल पूरा हो रहा है। हमले की बरसी से 1 दिन पहले भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर तस्वीर के साथ पोस्ट किया।
इसमें सेना ने कहा कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए। भारत भूलता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश फैल गया था। आतंकियों ने लोगों से नाम और उनका धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों के सामने गोली मार दी थी। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके की 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आदि शंकराचार्य जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, आदि शंकराचार्य के गहन उपदेश और अद्वैत वेदांत का दर्शन आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने लिखा कि देश भर में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर आदि शंकराचार्य के प्रयास हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। भारत ने हॉर्मुज संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के हालातों से अनुभव लेकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के बाद भारत ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा हो जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात अस्थिर बने हुए हैं। यहां युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन यह अभी अस्थायी है और इसका भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि इलाके में स्थायी शांति हो, इसके लिए सभी पक्षों में बातचीत का सिलसिला भी जारी है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भी संवेदनशील बनी हुई है। यहां व्यापारिक जहाजों के लिए अभी खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में यहां स्थिति सुधरने की उम्मीद है। लेकिन इस सब के बीच वर्तमान स्थितियों से अनुभव लेकर भारत में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हम इसी बड़े कदम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया, खासकर हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर इसका क्या असर होगा। भविष्य में हॉर्मुज जैसा संकट आने पर देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा और इस फैसले की जरूरत क्या थी। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई व्यापारिक जहाज समुद्र में कच्चा तेल, गैस या आयात निर्यात का कोई सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जहाज का मालिक बीमा कंपनियों के जरिए इस जहाज का बीमा करवाता है। ये एक विशेष प्रकार का बीमा होता है जो समुद्र के रास्ते माल, जहाज और उनके चालक दल को होने वाली क्षति से बचाता है। यदि हम भारतीय ध्वज वाले जहाजों की बात करें तो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां इन जहाजों का बीमा करती हैं, लेकिन युद्धग्रस्त इलाकों, जोखिम भरे समुद्री रास्तों या किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव वाली जगहों पर ये कंपनियां या तो बीमा कवरेज नहीं देती या बीमा प्रीमियम काफी बढ़ा देती हैं। यही कारण है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर या ओमान की खाड़ी जैसे रास्ते में बीमा कवरेज नहीं होने के कारण जहाज मालिक इन समुद्री मार्गों पर अपने जहाज भेजने से कतराते हैं। और अगर कुछ कंपनियां बीमा देती भी हैं तो वो काफी महंगा होता है। इसका असर सीधा फिर सामान की लागत पर पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार व्यापारिक जहाजों के लिए भारत समुद्री बीमा पूल बनाने जा रही है। इसके गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह पूल 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ बनेगा। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी देश से भारतीय बंदरगाहों तक माल ढोने वाले भारतीय जहाजों और भारत से दूसरे देशों के बंदरगाहों को जाने वाले भारतीय जहाजों को
किफायती बीमा मिलेगा। भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारत द्वारा नियंत्रित जहाज अगर तनावग्रस्त और अस्थिर मार्गों से भी गुजरेंगे तो भी ये बीमा इन जहाजों को मिलेगा। ये पूल पतवार से लेकर मशीनरी तक और माल P&I से लेकर युद्ध जोखिम सहित सभी समुद्री जोखिमों को कवर करेगा। साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों की विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। इससे भारत का सामुद्रिक व्यापार भी मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बीमा व्यवस्था नहीं है, ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी और गतिशील नेतृत्व में भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही में भारत को वैश्विक व्यापार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाएगा। ये कदम भारत को ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा करता है, जिन्होंने राष्ट्रीय व्यापार हितों की रक्षा के लिए पहले ही सरकारी बीमा सिस्टम बनाया है। इससे भारत एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भी आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत के शीर्ष निशानेबाज शिवा नरवाल ने लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार वापसी करते हुए ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। शिवा नरवाल ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। नरवाल ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 241.8 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान के सादिकजोन अब्दुल्लाएव को 1.8 अंक से पीछे छोड़ा। चिराग शर्मा ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पनाह भुगरा ने रजत पदक जीतकर देश के पदकों की संख्या 3 कर दी। पनाह ने महिला 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन में 629.4 अंक हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने लगातार स्थिर प्रदर्शन करते हुए 250.6 अंकों के साथ रजत पदक जीता। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच बुधवार को तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज कर वापसी करना चाहेगी। टीम की उम्मीदें एक बार फिर उपकप्तान स्मृति मंधाना पर टिकी हैं, जो अब तक अपने स्तर के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। शुरुआती 2 मैचों में वो सिर्फ 13 और 12 रन ही बना सकी, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई। हालांकि शेफाली वर्मा ने दूसरे T20 में अर्धशतक की पारी खेलने में सफलता प्राप्त की थी। इस मैच में उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी। टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और डेथ ओवर्स में तेज रन बनाने वाले खिलाड़ियों की कमी भी खल रही है। सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। गेंदबाजी भी अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। खासकर पावर प्ले में भारतीय गेंदबाज दिशा खोते नजर आए। और चीन के सानिया शहर में 22 से 30 अप्रैल तक 6ठे एशियाई गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। इस बार भारत का 31 सदस्यीय दल इन खेलों में भाग लेगा। इन खेलों में कुल 15 स्पर्धाओं में 62 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। भारत इस बार 3-3 खिलाड़ियों की टीम वाले बास्केटबॉल, बीच कबड्डी, नौकायन और बीच कुश्ती में तैनाती चुनौती पेश करेगा। भारत ने पिछली बार 2016 में वियतनाम में हुए खेलों में 200 से अधिक खिलाड़ियों का बड़ा दल भेजा था और 2 स्वर्ण, 4 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते थे। ये खेल 2016 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक नहीं हो पाए थे और अब लगभग 1 दशक बाद इनका आयोजन फिर से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह 22 अप्रैल को होगा, जबकि समापन 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।